तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फ़िलॉसफ़ी पढ़ना शुरू किया था और आगे फ़िलॉसफ़ी पढ़ने के लिए हमें दर्शन शास्त्र की कुछ बेसिक्स हैं उनको क्लियर करने की आवश्यकता है। तो अ, उनकी बेसिक्स और दर्शन शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि दर्शन शास्त्र किन चीज़ों का अध्ययन करता है और दर्शन शास्त्र में हम लोग दर्शन शास्त्र को कितने भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो दर्शन शास्त्र को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है नीति शास्त्र, चौथा है सौंदर्य शास्त्र, पांचवा है मानव शास्त्र और छठा है तर्कशास्त्र। छठा तर्कशास्त्र है और इन्हीं 6 भागों को प्रमुख रूप से विभाजित किया गया है दर्शन शास्त्र में। तो पहला जो है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा को अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स भी बोलते हैं। तो मेटाफिजिक्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेटा और फिजिक्स। मेटा का मतलब होता है जो बाद में आता है। तो मेटाफिजिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो बाद, मेटा मतलब जो बाद में आता है और फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र। तो क्या किसके बाद में आता है? तो भौतिक शास्त्र के बाद में आता है। तो एक ऐसा मेटाफिजिक्स एक ऐसा विषय है जो भौतिक शास्त्र के बाद में आता है, मतलब भौतिक शास्त्र से परे है, जिसके अंदर हम लोग तत्वों के बारे में बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। यहाँ पे जो भी चीज़ें अस्तित्व, जिन भी चीज़ों का अस्तित्व है उनका क्या गुणधर्म है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग तत्व मीमांसा के अंदर करते हैं। तो भौतिक शास्त्र में हम लोग जो भौतिक चीज़ें हैं उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और पराभौतिक शास्त्र में जो जो चीज़ें भौतिक नहीं हैं, जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, मतलब जो भौतिक के परे है, अभौतिक जो है, जो जिनका, अब भौतिक किसे कहते हैं, जिन भी चीज़ों का ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त हो जाता है। हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से जिन भी चीज़ों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो सब की सब चीज़ें क्या हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ है। और अभौतिक क्या है, जिसका अनुभव हमें या फिर जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों से नहीं होता है, वो अभौतिक या पराभौतिक है। तो भौतिक शास्त्र में तो भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसकी गति का अध्ययन किया जाता है, उसके द्रव्यमान का अध्ययन, ऊर्जा का अध्ययन इत्यादि, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है भौतिक शास्त्र में। लेकिन जो पराभौतिकी है, उस पराभौतिकी मतलब ये जो हम लोग तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं, इसको पराभौतिकी भी कहा जाता है, मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग जो अभौतिक है, जिसको ज्ञानेंद्रियों से हम लोग अनुभव नहीं करते, जिन वस्तुओं को, जिन चीज़ों को, उनका अध्ययन हम लोग मेटाफिजिक्स में करते हैं। तो मेटाफिजिक्स जो है वो उन चीज़ों के अध्ययन के लिए बनी हुई है जिनका हम लोग अनुभव अपनी इंद्रियों से नहीं कर पाते हैं। तो अब जो तत्वमीमांसा है उसके जो मुख्य प्रश्न है वो क्या है? तो तत्वमीमांसा का मुख्य जो प्रश्न है वो ये है कि तत्व का यथार्थ स्वरूप क्या है, ठीक है, तत्व की सत्ता है या नहीं है, और तत्व यथार्थ है या नहीं है, मतलब जो तत्व है वो यथार्थ है, सत्य है कि नहीं है, उसका अस्तित्व भी है या नहीं है। अब इसमें हम लोग 2 चीज़ों पे बातें करते हैं तत्व मीमांसा में। पहला तो इसमें यह दिखाया जाता है कि किस प्रकार तत्व अपने आप में विशिष्ट होकर के भी उसका एक अलग औचित्य है तथा वो दूसरों के समान भी है और भागीदारी भी करता है। जैसे मैं हूँ तो मैं अपने आप में विशिष्ट व्यक्ति हूँ, एक मेरा नाम आशुतोष विश्वकर्मा है और मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं सभी मनुष्यों के समान हूँ, मैं अन्य जो जितने भी मनुष्य हैं उन सबके समान हूँ। तो हम लोग तत्व मीमांसा में, मतलब यहाँ पे तो हम तो भौतिक हो गए, लेकिन तत्व मीमांसा में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो अभौतिक है, जिनका ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनका अध्ययन भी किस प्रकार से होगा? तो हम पहले उसके मूल अस्तित्व को देखेंगे, जो उसका मूल है उसको देखेंगे, और फिर उसको अन्य चीज़ों के समान, अन्य जो तत्व हैं उनके साथ समानता को देखेंगे, और फिर वो कैसे एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हमारा पहला कार्य हो गया। और दूसरा जो इसका मुख्य विषय है तत्व मीमांसा का, वो ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर जो है इसको हम लोग इंद्रियों से तो अनुभव कर नहीं सकते हैं, तो इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। तो वो तत्वमीमांसा। तो तत्वमीमांसा जनरली किससे जुड़ा हुआ है? तो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। इसमें ज़्यादातर हम लोग द्रव्य, पर्याय, यथार्थ सत्य, संभावित सत्य, बौद्धिक सत्य इत्यादि इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करते हैं। पर्याय क्या है, यथार्थ क्या है,
ईश्वर क्या है, देवदूत होते हैं कि नहीं होते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन क्या है, तत्व मीमांसा है। और ईश्वर जो है वही तत्व मीमांसा का प्रमुख विषय बन जाता है। आगे हम लोग फिर अब समझेंगे कि ज्ञान मीमांसा क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिल के बना हुआ है, एपिस्टेम और लोगस। तो एपिस्टेम का मतलब होता है नॉलेज और लोगस का मतलब होता है साइंस। तो जो एपिस्टेमोलॉजी है या फिर हम कहें कि ज्ञान मीमांसा है, वो साइंस ऑफ नॉलेज है, मतलब ज्ञान का विज्ञान। ठीक है, मतलब हम लोग कैसे किसी नॉलेज को प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करने के हमारे पास कितने सोर्सेज हैं, कितने साधन हैं, किस प्रकार से नॉलेज प्राप्त किया जा रहा है और किस नॉलेज प्राप्त करने के किस आधार को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्राइटेरिया डिसाइड करता है। हम लोग मतलब जो ज्ञान मीमांसा है उसमें हम लोग क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि इन चीज़ों से प्राप्त ज्ञान को ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, इस तरह से प्राप्त ज्ञान हो सकता है कि ये भ्रमात्मक ज्ञान हो। इस तरह की बातें हम लोग ज्ञान मीमांसा में करते हैं। तो ज्ञान मीमांसा जो है वो दर्शन की वह विधा है जिसमें हम विचार करते हैं कि क्या किसी वस्तु का ज्ञान वास्तव में संभव है, क्या निश्चित ज्ञान संभव है, हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, ज्ञान वस्तुतः किसे कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब के सब ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। नॉलेज कैसे, अब देखिए नॉलेज को प्राप्त करने की जो हमारे पास साधन है वो क्या क्या है, सूंघना है, स्पर्श करना है, देखना है, परीक्षा करना है, स्वाद लेना हो गया, कल्पना करना, समझना, विचार करना, अनुभव करना, ये सारी चीज़ें क्या है, ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। इन तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, इन विधियों से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो अब इसी आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान मीमांसा है उसको कसौटी मीमांसा भी कहा जाता है, क्राइटेरियोलॉजी। अब क्राइटेरियोलॉजी क्यों कहा जाता है, तो देखिए क्राइटेरियोलॉजी वह नियम जिसके आधार पर हम सत्य ज्ञान का असत्य ज्ञान से पृथक करते हैं। मतलब कुछ नियम होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये जो नॉलेज है ये ट्रू नॉलेज है और ये नॉलेज, ये पर्टिकुलर नॉलेज क्या है, फॉल्स नॉलेज है। तो इसी वजह से इसको क्राइटेरियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्राइटेरिया बनाता है, क्राइटेरिया बना के हमें मतलब अलग करता है, किसको, सत्य ज्ञान को असत्य ज्ञान से अलग करता है। अब तीसरा जो अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ज्ञान प्राप्ति के कुछ मानवीय तरीके हैं उनमें तीन तरीके ज़्यादा फेमस है, मतलब तीन तरीके ज़्यादा प्रमुख हैं। पहला अनुभव करना, तो अनुभव तो पंच ज्ञान इंद्रियों से जो हमें अनुभव होता है वो हो गया। तो अनुभव में हम लोग सूंघना हो गया, देखना हो गया, सुनना हो गया, स्पर्श करना, स्वाद लेना, कल्पना करना, ये सारी चीज़ें तो अनुभव करने में आ गई। दूसरा जो है समझना, इसके अंतर्गत हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं, परिकल्पना करते हैं, विचार करते हैं और प्रत्ययों का निर्माण, प्रत्यय मतलब आइडियाज़ का निर्माण करते हैं। तीसरा जो तरीका है ज्ञान प्राप्ति का वो निर्णय करना, जैसे इसमें चिंतन करना हो गया, साक्ष्यों का साक्ष्य जो हमारे पास उपलब्ध है किसी नॉलेज को प्राप्त करने के, उनको तौलना हो गया, तथा निश्चय करना हो गया, एक निश्चय करना। ये तीनों की तीनों जो प्रमुख चीज़ें हैं ज्ञान प्राप्ति के, मतलब तरीके हैं कि हम किस तरह से ज्ञान प्राप्त करें। तो ज्ञान मीमांसा में हम लोग ये देखते हैं कि ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है और किस तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाए तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अलग अलग फिलोसफर्स जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो अलग अलग फिलोसफर्स अपना अपना एक अलग अलग मेथड लेकर के चलेंगे कि हम ज्ञान को प्राप्त करने के इस साधन को मानेंगे, हम ज्ञान को प्राप्त करने के इस साधन को ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक मानेंगे। ठीक है, तो हर फिलोसफर का अपना अपना एपिस्टेमोलॉजी होगा, हर फिलोसफी की अपनी एपिस्टेमोलॉजी होगी, अपनी ज्ञान मीमांसा होगी, हर फिलोसफी की अपनी तत्व मीमांसा होगी और हर फिलोसफी का अपना नीति शास्त्र होगा। तो अब जो हम लोग तीसरा अध्ययन करने वाले हैं वो है नीति शास्त्र। तो जो नीति शास्त्र है वो नीति शास्त्र एथोज शब्द से निकला है और एथोज एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड एथोज का मतलब होता है परंपरा, अभ्यासात्मक क्रिया या चरित्र। अब अभ्यासात्मक क्रिया क्या है, तो अभ्यास ऐसी क्रिया जो अभ्यास में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए। तो अब देखिए जो हमारा जो नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र है वो इन चीज़ों का अध्ययन करता है कि किसी व्यक्ति का जो चरित्र निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। फिर हम लोग इसमें नीति शास्त्र में हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि कौन सी चीज़ें शुभ हैं, कौन सी चीज़ें अशुभ है, गुड क्या है, इविल क्या है। ठीक है,
कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, कैसा आचार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए एक व्यक्ति का। तो मानवीय आचार के मानदंडों या सिद्धांतों का अध्ययन जो है वही क्या है, नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र में हम लोग ये अध्ययन करते हैं, एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि ये अमुक अमुक चीज़ें आप करते हैं तो आप मतलब कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये पर्टिकुलर अमुक अमुक चीज़ें करते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपका व्यवहार कुछ इस तरह से है तो आप सही हैं, इस तरीके से कुछ दूसरे तरीके से है तो आप गलत हैं। तो अलग अलग मतलब कि हम लोग क्राइटेरिया बना देते हैं किसको जानने के लिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ को जानने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं नीति शास्त्र का। तो अब फिर से एक बार तीनों को रिवाइज करते हैं। तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा में हम लोग ये देखते हैं एग्जिस्टेंस का नॉलेज, मतलब नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस। जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व का अध्ययन करना या तत्व का अध्ययन करना, या फिर यूँ कहें कि सत्य का अध्ययन करना, या ऐसी अभौतिक मतलब चीज़ों का अध्ययन करना जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, उनका अध्ययन करना। तो ये तो तत्व मीमांसा हो गया। अच्छा, तत्व मीमांसा जो है वो वर्ड मेटाफिजिक्स इसका कैसे पढ़ा है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक मतलब बात है कि द फिजिक्स नाम से एक निबंध लिखा था अरिस्टोटल ने। तो अरिस्टोटल जो अरस्तु है, अरस्तु की जो बुक है द फिजिक्स मतलब निबंध है वो, उसके लास्ट हिस्से में पराभौतिक तत्वों के बारे में बात की गई थी। उसमें मतलब पराभौतिक शास्त्र के बारे में बात की गई थी। तो इसीलिए उसको मेटाफिजिक्स मतलब फिजिक्स नाम के निबंध में और सबसे लास्ट में तो उसका नाम मेटाफिजिक्स सब रख दिया। ये भी एक कारण है कि उसका मेटाफिजिक्स नाम पड़ा। तो ये तो हो गया, हम लोग तत्व मीमांसा को देख लिए। अब जो ज्ञान मीमांसा है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ज्ञान का जो मेथड है उसमें कौन सा मेथड सही है, कौन सा मेथड गलत है, क्या सभी वस्तुओं का ज्ञान संभव है, क्या कोई ऐसी भी वस्तु है जिसका ज्ञान नहीं संभव है, पॉसिबल नहीं है, क्या सारी चीज़ें हम जान ही जाते हैं या हमें फिर भ्रम भी होता है। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान मीमांसा में। और फिर नीति शास्त्र में हम लोग किसकी मीमांसा करते हैं, तो ये देखते हैं आचार विचार के मानदंडों को तैयार करते हैं कि जो हमारा आचार है, विचार, उसके क्या मानदंड हो, हमारे व्यवहार जो हैं वो उनको कैसे हम लोग कहेंगे कि ये बंदा जो है वो गलत कर रहा है। तो उसके लिए जो हम लोग क्राइटेरिया बनाते हैं तो वो नीति शास्त्र के ही आधार पर बनाते हैं। अब चौथा जो है वो है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं, तो तर्कशास्त्र यह उन सिद्धांतों और पद्धतियों का अध्ययन करता है जो उचित तर्क को अनुचित तर्क से अलग करता है। अब उचित और अनुचित तर्क, देखिए कुछ लोग होता है निराधार तर्क, निराधार बातें करने लगते हैं, उसका कोई आधार ही नहीं होता है। और कुछ लोग बहुत तार्किक होते हैं तो सही तर्क से बात करते हैं। तो तर्कशास्त्र जो है वो उचित और अनुचित तर्क को अलग अलग करता है, हमें समझाता है कि कौन सा तर्क सही है और कौन सा तर्क गलत है, कौन सा तर्क जो है वो आधार वाक्य के आधार पर है और कौन सा तर्क आधार वाक्य से बहुत दूर है, उससे बहुत परे है या फिर निराधार है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग तर्कशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अब तर्कशास्त्र में दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक आगमनात्मक विधि और एक निगमनात्मक विधि। तो निगमनात्मक विधि जो होती है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब एक हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग के पास होंगे और फिर उससे हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और जो आगमनात्मक पद्धति होती है उसमें हमारे पास एक निष्कर्ष होता है, उससे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तो निगमनात्मक पद्धति के लिए ये एग्जाम्पल फेमस है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ठीक है, और सुकरात एक मनुष्य है। अब सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ हो गया, ये एक आधारभूत सत्य है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। और दूसरा वाक्य है ये कि सुकरात मनुष्य है, तो सभी मनुष्य मरणशील हैं इसीलिए सुकरात भी मरणशील होगा, ये हम लोग का निष्कर्ष निकला। तो ये निगमनात्मक पद्धति हो गई क्या कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक मनुष्य है इसलिए सुकरात भी मरणशील होगा या सुकरात भी मरणशील है। तो हम लोग जो निष्कर्ष निकाले ना, तो हम लोगों ने देखा है ऐसा, मतलब एक हमारे पास एक पहले से ही निष्कर्ष है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, इससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि सुकरात भी क्या होगा, मरणशील होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल जो आगमनात्मक पद्धति का है वो ऐसे समझ सकते हैं कि यह मनुष्य भी मरणशील है, वह मनुष्य भी मरणशील है, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं,
ठीक है। तो सभी मनुष्य मरणशील हैं, इस निष्कर्ष पर हम किस आधार पर पहुंचे? पहले 4 एग्जाम्पल हम लोग देखे। जैसे जो आगमनात्मक पद्धति है उसमें हम लोग अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं। तो हम अनुभव में देखते हैं कि कई लोग मर गए, 4-5 लोग मर गए, तो ये मर गया, वो मर गया, इतने लोग मर गए, तो इस वजह से यह निष्कर्ष निकलता है इतने मनुष्य मरे तो सभी मनुष्य मरणशील हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचे हम लोग कहाँ से? एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसको कहते हैं आगमनात्मक पद्धति। और निगमनात्मक पद्धति में हमारे पास एक निष्कर्ष था, ठीक है, एक हमारे पास फार्मूला था। मतलब मैथमेटिक्स में अगर हम लोग जाएंगे तो एक हमारे पास एक्सियम्स होता है, उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, बनाते हैं। तो उसी तरह से निगमनात्मक पद्धति में हमारे पास एक पता है, एक बात हमें पता है, और उस बात के आधार पर हम अपनी किसी दूसरी बात को क्या करते हैं? सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये मूल बात हो गई। दूसरा, सुकरात एक मनुष्य है, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सुकरात भी मरणशील है, क्योंकि सुकरात एक मनुष्य है। तो ये हो गया तर्कशास्त्र। अब जो 5वां इसका प्रमुख भाग है वो है मानव शास्त्र। तो जो दार्शनिक मानव शास्त्र है, यानी कि जो फिलॉसफिकल, इसको कहते हैं फिलॉसफिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिल के बना, एंथ्रोपोज और लोगस से। एंथ्रोपोज मतलब होता है मनुष्य, और लोगस मतलब होता है विज्ञान। तो साइंस ऑफ ह्यूमन मतलब मनुष्यों का विज्ञान, माने मानव विज्ञान। इससे तो यही अर्थ निकलता है कि मानव विज्ञान। तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? मतलब इसकी शुरुआत जो हुई है वो आधुनिक दर्शन शास्त्री जो हैं डेकार्ट हैं, उनसे शुरू होता है इसकी बात, ठीक है। जो मानव शास्त्र है उसकी। तो मानव शास्त्र के अंतर्गत हम कुछ हमारे पास प्रश्न होते हैं, उनसे डील करते हैं। जैसे मैं क्यों हूँ, मैं इस जगत में हूँ तो क्यों हूँ, मेरा इस जगत से क्या मतलब संबंध है, मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, ठीक है, मेरा इस जगत में होने का क्या अर्थ है, और मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में क्यों आया हूँ, तो मैं कहाँ चला जाऊँगा मरने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन प्रश्नों की जो डीलिंग होती है वो हम लोग डील करते हैं मानव शास्त्र में। जो दार्शनिक मानव शास्त्र है उसके अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व, ये हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग इस के माध्यम से, मानव शास्त्र के माध्यम से। अब जो छठा भाग है वो है सौंदर्य शास्त्र। अब सौंदर्य शास्त्र में ये भी, इसमें भी हम लोग एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि कौन सी चीज़ किसको हम कहेंगे कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ठीक है। जैसे क्या कोई सुंदर मूर्ति तब भी सुंदर कही कहलाएगी जब कोई मूल्यांकन करने वाला ना हो? क्या कला का तात्विक अस्तित्व है? किसी वस्तु को सुंदर क्यों कहा जाता है? या फिर क्या कला त्रिकोणीय संबंध है? त्रिकोणीय संबंध किसके बीच में? तो कलाकार, कला के विषय और उस विषय को अनुभव करने वाले का, क्या उसी का फल है? त्रिकोणीय संबंध का फल है जो हम लोग को सुंदर दिख रहा है। तो ये सौंदर्य शास्त्र, इसी को हम लोग कला दर्शन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सुंदर है, उसका क्राइटेरिया, उसका पैरामीटर क्या है। जैसे हम लोग कहें कि एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यह लड़की बहुत खूबसूरत है, ठीक है, हमने कहा कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है। तो हमने कहा कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरती का हमारा पैरामीटर क्या है? ऐसा हो सकता है कि जो लड़की मुझे खूबसूरत लगती है, हो सकता है कि आप वो लड़की ना खूबसूरत लगती हो, या फिर वो लड़का ना आपको खूबसूरत लगता हो जो मुझे लगता है। तो हमने अपने मस्तिष्क में पहले से ही एक पैरामीटर बना के रखा हुआ है कि कोई लड़की या कोई लड़का इस तरह का होगा, उसका रंग इस तरह का होगा, उसकी बॉडी ऐसी होगी, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके होठ इस तरह से होंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ ये सुंदर है। हमने एक पैरामीटर बना लिया है अपने दिमाग में, ठीक है। अब जैसे इंडिया में हम लोग का जनरली जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सुंदरता को लेकर के है, वो पहले तो यही बात करता है कि भाई गोरा होना चाहिए हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि इंडिया में जनरली जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। तो हम लोग जब गोरा जो है वो कम मतलब लोग होते हैं, तो इसलिए हम लोग को गोरा, हम लोगों ने पहला क्राइटेरिया बना दिया है कि पहले तो गोरा होना चाहिए। हम लोग कहते भी हैं अगर कोई लड़की सुंदर होती है या कोई लड़का सुंदर होता है तो लोग कहते भी बहुत गोरा चट्टा चिट्टा लड़का है, बहुत गोरा चिट्टा लड़का, इस तरह का शब्द भी यूज करते हैं। तो वो जो शब्द यूज कर रहे हैं तो उससे गोरा आ रहा है ना, तो गोरा
पन को हमने पहला मतलब बना दिया है कि भैया हम किसी लड़की को तभी खूबसूरत कहेंगे जब वो गोरी होगी, या कोई लड़का तभी सुंदर कहा जाएगा जब वो गोरा होगा। फिर दूसरा क्राइटेरिया है बॉडी, कि बॉडी मस्त होनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया हम लोग फेस का बनाते हैं कि फेस इस तरह से होना चाहिए, या फिर जैसे भी सबका अपना अपना क्राइटेरिया, लेकिन इंडिया में जनरली ये है। लेकिन अगर हम वही इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर क्राइटेरिया कुछ दूसरा होगा। तो अलग अलग लोगों का अपना अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हम जो क्राइटेरिया बनाते हैं ना, इसी क्राइटेरिया की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, सौंदर्य शास्त्र में, कि किसी वस्तु को कब कहेंगे कि ये पर्टिकुलर वस्तु सुंदर है या सुंदर नहीं है, या ये कला सुंदर है, कलात्मक है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग सौंदर्य शास्त्र में करते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल से हम लोग को ये समझ में आया कि जिसने भी ये कहा है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, उसने बहुत सही बात की है कि जो सुंदरता है वो देखने वाले के नज़रिए में है, दृष्टिकोण में, उसकी आंखों में है सुंदरता। क्योंकि हम किसी वस्तु को सुंदर बनाते हैं, कोई वस्तु सुंदर है या नहीं है इसका डिसीजन हम लोग लेते हैं कि ये सुंदर है या नहीं। हो सकता है कि कोई वस्तु आपको सुंदर लगे और मुझे सुंदर न लगे, ये भी हो सकता है कि कोई वस्तु ऐसी हो जो मुझे सुंदर लगे आपको सुंदर न लगे। तो हम सुंदरता के क्राइटेरिया को बनाने के लिए किसका अध्ययन करते हैं, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग इस तरह के प्रश्नों से डील करते हैं कि किसी वस्तु को सुंदर क्यों कहा जाता है, हम कब कहेंगे किसी वस्तु को सुंदर। तो ये तो हो गया सौंदर्य शास्त्र। तो ये दर्शन शास्त्र के मुख्यतः 6 भाग थे, ठीक है। 6 तरह के भागों में विभाजित कर दिया गया दर्शन शास्त्र का, और ये विषय क्षेत्र थे इन सबों के, हम लोग ये समझ लें। अब 2-3 छोटे छोटे हैं, जैसे धर्म दर्शन हो गया, मन दर्शन हो गया, विज्ञान दर्शन हो गया। तो धर्म दर्शन क्या है, तो धर्म दर्शन में हम लोग धर्म के ऊपर दार्शनिक दृष्टि से बात करते हैं, तार्किक दृष्टि से बात करते हैं। जैसे धर्म में ज़्यादातर पराभौतिक चीज़ों की बातें होती हैं, जैसे ऐसी चीज़ों की बारे में बातें होती हैं, जैसे जो दिव्य दिव्य शक्तियों के बारे में बात होती है, चमत्कार के बारे में बात होता है, देवताओं के बारे में बात होता है। तो उनका वो तार्किक अध्ययन करते हैं, और जो चीज़ें तर्क की कसौटी पे खरी उतरती हैं उनको कहते हैं हाँ ये धारण करने योग्य हैं, और जो चीज़ें नहीं तर्क की कसौटी पे खरी उतरती हैं उनको कह देते हैं कि ये चीज़ें मिथक हैं या फिर बनावटी हैं। तो धर्म दर्शन के अंतर्गत हम लोग धर्म का क्या करते हैं, दार्शनिक पद्धति से धर्म का अध्ययन करते हैं। तो जब दार्शनिक पद्धति से धर्म का अध्ययन किया जाता है तो ये देखा गया है कि जितने भी दर्शन हैं वो सब के सब, जितने भी धर्म हैं उन सब में 3 बातें कॉमन है। पहला देवी देवता से संबंधित बातें, दूसरा ईश्वर में आस्था, और तीसरा जो है वो एक शक्ति में विश्वास, मतलब कर्म के आधार पर वो विश्वास करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं उसके आधार पर आत्मा में विश्वास जो है वो सभी धर्म करते हैं। तो कुछ खास बातें हैं जो सभी धर्म में पाई जाती हैं। तो इससे हम लोग धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित कर पाते हैं, और हम लोग इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि भाई जब सभी धर्म एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं तो सभी धर्म समान हुए, और हम सबको हर दूसरे धर्म का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो धर्म दर्शन में हम लोग धर्म का क्या करते हैं, दार्शनिक पद्धति से अध्ययन करते हैं धर्म का। मन दर्शन, तो मन दर्शन में हम लोग मन और शरीर के बीच में जो संबंध है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका शुरुआत जो है वो डेकार्ट से हुआ है। डेकार्ट ने मन और शरीर के बारे में जो संबंध है उनके बारे में सबसे पहले बताया कि मन और शरीर जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। उसका अत्यंत जो उन्होंने बताया है कि जो मन और शरीर है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। और फिर वो कहते हैं कि मन जो है वो शरीर पर प्रभाव डालता है और शरीर जो है वो मन पर प्रभाव डालता है। तो कैसे डालता है, देखिए अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मन मेरा विचार कर रहा होगा कि हाथ हिलाना है, तो मैं हाथ हिला दिया, तो मन में सोचा और हाथों से क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। तो मन ने कैसे शरीर पर प्रभाव डाला। अब शरीर कैसे मन पर प्रभाव डालता है, तो जैसे मान लीजिए अभी अचानक से कोई आके मुझे ऐसे आंखों के पास ऐसे करूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। फिर या फिर अचानक से कुछ अजीब चीज़ें मेरे सामने आ जाए तो मैं अचानक से डर जाऊंगा। तो डरा तो कौन डरा, तो मन में भय उत्पन्न होता है ना। तो इंद्रियों ने देखा, मेरी आंखों ने देखा तो उस अजीब दृश्य को, तो उसके वजह से, शरीर के वजह से मन प्रभावित हो गया, डर गए हम। तो इस तरह से मन और शरीर के बीच में संबंध है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं डेकार्ट, ठीक है। तो मन दर्शन में हम लोग मन और शरीर के बीच में क्या संबंध है और ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। और एक और है विज्ञान दर्शन। विज्ञान दर्शन में हम लोग जो
जिन भी चीज वस्तुओं का अस्तित्व है और जिन भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान के अंदर, उसको हम लोग देखते हैं कि विज्ञान की लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक विज्ञान पहुँच सकता है और कहाँ पर विज्ञान बातें नहीं कर पाता है। तो जहाँ विज्ञान नहीं बातें कर पाता है वहाँ पर कौन बातें करने लगता है? दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो ये हो गया विज्ञान दर्शन। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, हर विषय की अपनी अपनी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं, तो उसी तरह दर्शन शास्त्र की भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, तो उन शब्दावलियों का हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।